मुक्तिबोध रचना एक साहित्यिक की डायरी। तीसरा भाग, डबरे पर सूरज का बिंब। जब उससे मैं सड़क पर मिला मुझे लगा कि वह ठीक बात करने के मूड में नहीं है। राह में मुझे देखकर वह खुश नहीं हुआ था। उसकी शर्ट की पीठ पसीने से तरबतर थी, बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरा ऐसा मलिन और क्लांत था मानो 100 जूते खाकर सवारी आ रही हो। तत्काल निर्णय लिया कि वह सरकारी दफ्तर से लौट रहा है, कि वह पैदल आ रहा, कि वह वहाँ एहलकार की किसी ऊंची या नीची साहित्यिक या राजनीतिक श्रेणी का ही एक हिस्सा है। वह मुझे फर्स्ट क्लास सूट बूट में देख सिर्फ आगे बढ़ जाना चाहता है, क्योंकि वह बगल में खड़ा होकर कॉन्ट्रास्ट खड़ा नहीं करना चाहता। पुराने ज़माने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को एक कप गरम गरम चाय प्रदान करते हुए 2 मीठी बातें करने से लग जाना चाहिए। मेरे इस तर्क का आधार यह है कि आजकल सच्चा श्रम, जिससे चेहरा सूख जाता है, पसीना आता है, कपड़ों की इस्त्री बिगड़ जाती है, ओछे हुए बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उंगलियों को स्याही लग जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, अपने से बड़े पदाधिकारियों के मारे दिल धक धक करता है, मतलब यह है कि कम से कम मानवोचित सुविधाओं में अधिक से अधिक श्रम की मनुष्य मूर्ति दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, अपने भाइयों की उनकी आंखों में भी हजार सहानुभूतियों के बावजूद सूक्ष्म और स्थूल अनादर की पात्र है, असम्मान की पात्र है। ट्रेजेडी तो यह है कि ऐसे मनुष्य मूर्ति अपने स्वयं की आंखों में भी अनादर और सम्मान की ही पात्र होती है। इस विश्वव्यापी और अंतर्यामी अनादर और असम्मान की धूल धारण कर हृदय में बासी कड़वा जहर लिए हुए थके, क्लांत और श्रमित व्यक्ति जब अपने दफ्तरों से बाहर 2 मील दूर अपने घर की तरफ लुढ़कते पुढ़कते निकलते हैं, तो उनके मन में और हमारे मन में श्रम का कितना महान आध्यात्मिक मूल्य अवतरित होता है, वह वर्णनातीत है। इस तिहारे पर खड़े होकर मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत महसूस हुई। वह मेरा परिचित था। आखिर जब मैं इस कोने में अकेला खड़ा हूँ तो वह मुझसे बातचीत तो कर ही सकता है। मुझे लगता था कि जब मैं अपनी बकवास पूरी नहीं कर लूँगा मुझे चैन न मिलेगा। मैं पान चबा रहा था, सुरखरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान हो जाता। उसमें आत्मविश्वास की तेजस्विता रहती है, वह क्षणस्थायी ही क्यों न हो। वह आशावादी होता है, वह नसीहत दे सकता है, वह दूरदृष्टा होता है, चाहे तो पैगंबर हो सकता है, चाहे तो वह रोमांटिक प्रेमी भी बन सकता है। वाह वाह, सुरखरूपन तेरा क्या कहना। बिना श्रम के जो प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, वही तू है। पल भर में संकोच की गटर गंगा में डूब गया। मैं रियली सचमुच फर्स्ट क्लास कपड़े पहने था, बेहतरीन सूट में गया था शहर के ऊंचे दर्जे के कुछ लोगों से मिलने। वहाँ या तो महंगी किस्म के खादी के कपड़े चलते थे या ये कपड़े। आजकल मैं आधा बेकार हूँ, अपने ही घर में शरणार्थी हूँ, लिहाजा कुछ बड़े आदमियों के यहाँ जाकर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पद, वह जगह अभी खाली नहीं हुई थी लेकिन सुना था कि होने वाली थी, के लिए कोशिश कर रहा था। और ज्यों ही आप ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, अपने धुले पूछेपन को स्वास्थ्य की संवेदना मानते हुए थोड़े देर के लिए ही क्यों न सही अपने को बादशाह अनुभव करते हैं। गौरव और गरिमा की है संवेदना। तेरा नाम सत्य है, तेरा नाम शिव है, तेरा नाम सौंदर्य। लेकिन शहर के उस फैशनेबल मोहल्ले के अपने आत्मियों से लौटकर मुझे आकस्मिक यह भावना हुई कि मैं अकेला हूँ, कि अपनी असली श्रेणी के साथी के साथ बैठकर ही मैं अपने आनंद का वितरण और उपभोग कर सकूंगा। और इसी अंतः प्रवृत्ति के अंदरूनी धक्के के फलस्वरूप मैं ऑफिस से लौटते हुए उस व्यक्ति के आमंत्रण दे बैठा। लेकिन जो ही मैं उसके साथ चाय पीने लगा, हम दोनों के बीच एक जहरीली चुप्पी की रेख दूरी का मापदंड बनने की कोशिश करने लगी। मैंने उदारता की पराकाष्ठा करते हुए उसके लिए एक कप चाय और मंगवा दी। मैं अपने शरीर पर पड़े हुए कपड़ों से लगातार सचेत था, ये वस्त्र ही हैं कि मुझे उससे दूर ठेले जा रहे हैं। इस संकोच को दूर हटाने के लिए मैंने कोट उतार रख दिया। गर्मी के बहाने शर्ट के बटन इस प्रकार खोल दिए कि अंदर उल्टी पहनी हुई जीर्ण शीर्ण फटी बनियान लोगों को दिखाई दे सके। मैं चाहता था कि वह मेरे अंदरूनी नक्शे को देखे, लेकिन शायद वह अपनी धुन के धुंधलके में उड़ते हुए थके हारे पंछी की भांति नीड़ में समाना चाहता था।
घर लौटना चाहता था। मैं अपने को उससे 1 गज ऊंचा अनुभव न करूं और सच्ची मेहनत का शाप न झेल सकने के कारण उससे 1 गज नीचा भी न अनुभव करूं, इसलिए उसका जी खुश करके उसके साथ हंस बोल लेने के लिए मैंने उससे पूछा, कल ऑल इंडिया रेडियो से मैंने आपकी कहानी सुनी, बहुत अच्छी थी, पढ़ी भी अच्छी गई। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि मेरा इरादा क्या हो सकता है। उसने प्रभुतावश कहा, अजी आप तो आलोचक हैं, नुक्स बताइए। मैंने विश्वास दिलाया कि उसकी कहानी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वह सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका जी नहीं भरा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। वह एक पतला लंबा चेहरा था, ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा माथा, शायद आगे के बाल कम होने के कारण मुझे ऐसे चेहरे पसंद हैं। ऐसे लोगों में आप डूब सकते हैं और आपकी डुबकी को वे एंजॉय करने की ताकत रखते हैं, कम से कम मेरा ख्याल है। मेरे द्वारा की गई प्रशंसा के प्रति उसके संदेह की दृष्टि मुझे बहुत बहुत भाई। एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और कह क्या गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता। बेचारा सर्वज्ञ शब्द तत्पर आलोचक यह सब क्या जाने, वह केवल बाह्य प्रभाव की दृष्टि से देखता। आलोचक साहित्य का दरोगा है। माना कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है साहित्य, संस्कृति, समाज, विश्व तथा ब्रह्मांड के प्रति। लेकिन मुश्किल यह है कि वह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व सर पर ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक जितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है, स्वयं को उतना अधिक तुच्छ अनुभव करता है। उसे अपनी अक्षमता और आत्मसीमा का साक्षात बोध होता रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह अपनी अभिव्यक्ति की तुलना जी में धड़कने वाले केवल वस्तु सत्य से नहीं करता, वह अपने स्वयं के साक्षात्कार सामर्थ्य की तुलना उस वस्तु सत्य की विशालता से करता है। आत्म सत्य भी कह सकते हैं उसे, जिसकी धारणा के लिए उसे लगता है कि जितनी आवश्यक मनोशक्ति उसमें चाहिए उतनी नहीं है। कभी कभी तो उसे केवल आभास संवेदन से ही काम चला लेना पड़ता है। तो अब अपनी विषय वस्तु की विशालता और गहराई की तुलना में लेखक अपने को हीन क्यों न अनुभव करे, जबकि वह खूब जानता है कि उसने जो कुछ वस्तुतः संपन्न किया है उससे भी अच्छा किया जा सकता है। विषय वस्तु के प्रति लेखक का यह संवेदनात्मक उत्तरदायित्व उसकी मनोशक्ति को किस तरह भंग किए रखता है, यह किसी सच्चे लेखक से ही जाना जा सकता। मैंने उस दुबले पतले चेहरे के संदेह भाव को देखा और बात पलटने की दृष्टि से कहा, यह ज़रूर है कि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मनोवैज्ञानिक ना होती तो क्या होती, मन में ही घुलते और घुटने रहने के सिवा और क्या है जिंदगी में। मैंने उससे असहमति प्रकट करनी चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या आप कुंठा को मनोवैज्ञानिकता की जननी मानते हैं? कुंठा वुंठा मैं नहीं समझता, उसने जवाब दिया। हर ज़माने में गरीबों की मुश्किल रही है, हर ज़माने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनतकश का। वह आगे कहता गया, पिछला कौन सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा न रही हो? और फिर और फिर कुंठा का मतलब क्या है? उसने समझाते हुए कहा, कुंठा का आधिपत्य तो तब समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ न हो। हाँ, कुंठा का अगर फ्राइडियन साइको एनालिटिक्स मतलब लिया जाए तो दैनिक जीवन के कंठावरोध से उसका कोई संबंध नहीं है। कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद के संकर संतान है। वह दुबला पतला चेहरा मेरे सामने उठावदार और उभारदार हो गया। उसमें भव्य गरिमा प्रतिबिंबित हो उठी। मुझे लगा उसका दिमाग खुद ब खुद सोचता है। उस व्यक्ति में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई। मैं उसके विचारों को आदरपूर्वक सुनने लगा। उसने मुझे बोलने का अवसर न देते हुए कहा, मैं तो सिर्फ मेहनत पर
अकारित मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकती, उस मेहनत पर जो बहुत सज्जन है, उस सहनशील श्रम पर लिखने वाला हूँ। उस श्रम का चित्रण करना चाहता हूँ जिसका बदला कभी नहीं मिलता और जिसे आए दिन आत्म बलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती। मैं उस भयानक मशीन का चित्रण करने वाली कहानी नहीं बल्कि उपन्यास लिखने वाला हूँ, जिसमें हर आदमी वह नहीं जो वह वस्तुतः है या होना चाहिए। उसमें मशीन का दोष नहीं, मशीन चलाने वाले का गुरुतर अपराध है। इस मशीन की लौह नलियों में पड़े हुए मानवीय श्रम को मैं चित्रण करना चाहता हूँ। कहिए, आपका क्या ख्याल है? मैंने 2.5 मिनट तक जैसे सांस ही नहीं ली। उसके भाव विचार ने न केवल मुझे प्रभावित किया वरन दिमाग पर दबाव डाल दिया। मेरे सर पर वजन हो गया। मैंने धीरे धीरे कहा, ज़रूर चित्रण कीजिए, ज़रूर लिखिए। क्यों? लेकिन आप चुप हो गए। मैंने कहा, चुप नहीं, मैं सोच रहा था कि सिर्फ वह बड़ी थीम उठा लेने से काम नहीं चलता। यह ज़रूरी है कि सिर्फ उतना ही अंश उठाया जाए जितना मन पर अत्यधिक आघात हुआ हो। बड़ी भारी बिल्डिंग खड़ी करने की बजाय छोटी सी कुटिया खड़ी की जाए तो अधिक अच्छा होगा। उसने कहा, सही है। आसमान का चित्रण सधे न सधे सामने के मैले डबरे में सूरज के बिंब का चित्रण करना चाहिए। शायद वह मेरे जीवन सत्य के अधिक निकट होगा। उतना चित्रण मुझसे सध भी जाएगा। उस व्यक्ति के इस वचन में आत्मदया की हल्की सी गूंज मुझे सुनाई दी। मैंने बेरुखी से कहा, इस आत्मदया की ज़रूरत नहीं। एक सच्चे आर्टिस्ट का संघर्ष बहुत घुमावदार होता है। हाँ, लेकिन आपकी इमेज बहुत अच्छी है। हम सब लोग ऐसे ही डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का प्रतिबिंब धारण किए हैं। पूरा वस्तु सत्य इस इमेज में आ गया है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। हमारा परिश्रम भी तो थोड़ा नहीं, हमारी सांस भी तो उखड़ी उखड़ी है। डबरे हुए तो क्या हुआ, है तो प्रकृति जन्य। एकाएक जैसे मैंने उसकी कमज़ोर रग पकड़ ली। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब सिर्फ सीना तान कर लोग खोटा माल खपा देते हैं और प्रभाववादी होने के बहाने हर मामूली और गैर मामूली बनाकर दुनिया के सामने उसे पेश करते हैं, तो जो चीज़ सही और सच्ची है वह क्यों ना ऐंठे। मैंने उससे कहा, आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं स्वयं सच्चाई है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सजनता को साथ लेकर चलती। आजकल के ज़माने में वह है आउट ऑफ डेट। जी, इसलिए सत्य जरा युयुत्सु बने, वीर बने, तभी वह धक सकता है, चल सकता है, पिक सकता है। वह और भी अप्रतिभ हो गया, किंतु उसके चेहरे के भीतर की खुशी का ज़्यादा उजाला लाने के लिए मैंने उससे कहा, बोल्डनेस हैज़ जीनियस। यह गेटे का वाक्य था। मैंने इसे उल्टा करके पढ़ता हूँ। मेरे कीमती कपड़ों के ठाट ने मुझे कुछ उत्साहित तो कर ही दिया था, लेकिन क्या मैं सच कह रहा हूँ? जो हो, हम दोनों जब विदा हुए, बहुत दोस्त बनकर विदा हुए। चौथा भाग, हाशिए पर कुछ नोट्स। बहुत समय तक मैं कलम लिए बैठा रहा, विमूढ़ और खोया खोया सा। समझ में नहीं आया कि क्या करूं, क्या लिखूं और लिखने के पहले क्या सोचूं। ज़रा इस परिस्थिति पर गौर फरमाइए। यह एक अजीब चीज़ है। ऐसे क्या लिखना है यह मालूम है, लेकिन वह कलम से उतरता नहीं। कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए व्यक्ति अंदर दिख पड़ते हैं, किंतु भीतर आने का साहस नहीं करते। भीतर वाले उन्हें अंदर बुलाते नहीं, शायद उन्हें कमरे में न आना हो तो। उसी प्रकार विचार कमरे के दरवाजे से झांक जाते हैं, अंदर क्या है यह अंदाज से टटोल जाते, लेकिन भीतर आना या तो पसंद नहीं करते या उन्हें वैसा साहस नहीं होता। मैं भी उन अड़ियल विचारों को अंदर आने का विशेष आमंत्रण नहीं देता, किंतु उन विचारों की सूरतें देखकर मुझे एक गए गुजरे ज़माने की याद आ गई। जब मैं कॉलेज का एक लड़का था, तब एक महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वह सचमुच का था या झूठ मूठ का मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि मेरे दिमाग में एक ख्याली नशीली धुंध जमी रहती। अब होते हुआते एक बात यूं पैदा हुई कि उसने मुझे काफ़ी झमेले में डाल दिया। वह यह कि उसके व्यक्तित्व की चंद बातें, कुछ ख्यालात, कुछ रवैयात, कुछ तर्जो अंदाज, कुछ तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए। जहाँ तक दूसरे व्यक्तियों का प्रश्न है, मैंने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी पसंदगी को एक मानदंड या तुला का उच्च पद प्रदान करूं। पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। उसे कसौटी का रूप देने की मुझ में तब इच्छा थी न अब।
दूसरे शब्दों में, क्या मैं अपनी प्रतिक्रियाओं के सहीपन पर विश्वास करके उस व्यक्ति को शो जैसी आंखों से देखते हुए व्यक्तित्व का विश्लेषण करके विश्लेषित अंकों को पुनः एक बार इकट्ठा कर उन्हें विद्रूप के एक नए पैटर्न में, नए ढांचे में ढाल दूं, या दांते की भांति उस छाया को उद्धारक आत्मा के रूप में बियाट्रिक्स बनाकर जगमगाते हुए आदर्श रूप में उपस्थित करते हुए स्वयं स्वर्ग और नरक की हवा खाता रहूं। संक्षेप में, मैं आलोचनात्मक भावना की प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा के रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। आज से कई साल पहले मेरे एक मित्र ने यह प्रश्न उठाया था। भावना में निश्चय ही एक सूक्ष्म दृष्टि होती है, और मैं समझता हूँ कि वह दृष्टि उस मित्र में थी। बुझे हुए ज्वालामुखियों वाले व्यक्ति कीर्ति की पेंशन लेते हुए भले ही अपने को धन्य मानते रहें, छोटी सी एक सजग चिंगारी उस बूझे ज्वालामुखी से निसंदेह बड़ी तो है ही। वह उसे चुनौती भी देती। तो उस मित्र ने उस श्रद्धेय किंतु बड़े ज्वालामुखी का एक ऐसा विद्रूप चित्रण किया कि मैं हैरत में रह गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे आवेग से लगता है कि तुम उन्हें बहुत चाहते हो। उसने कहा, बिल्कुल, यही मेरी मुश्किल है। चूँकि मेरा ख़्याल है कि मैं उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू को सहज भाव से पहचान जाता हूँ, इसलिए उन पर मुझे अधिकार जताने की भावना होती है। यह निराधार है। उस व्यक्ति में कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा सम्मोह और कुछ इतनी ऊष्मा है कि मन उनके चारों ओर मंडराता है। लगता है कि बस हमेशा उनके साथ रहा जाए और कोई ऐसी विसंगत बात न की जाए जो हमारे संबंधों में झोल डालती हो। मन करता है कि उनका कोई बड़ा काम कर दिया जाए, अपने हाथ से उनके लिए कुछ तो अच्छा हो। लेकिन इस भावना के बावजूद मन उनका होकर नहीं रह सकता, इसलिए कि आकर्षण की किरण चतुर्दिक प्रसारित होते हुए भी उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ जिसे आप खोट कह सकते हैं, वह सारल्य और भोलापन तो उसमें है ही नहीं। इसके विपरीत हर इच्छित कार्य या चाल को न्यायोचित ठहराने के लिए भाव विचारों का मायावी इंद्रजाल तानने का उसका कुछ इतना बड़ा मादा है कि लगता है कि उसके आसपास जो तमाम मित्र मंडली जमा रहती है, वह उसकी सक्रिय दलाली के सिवा कुछ नहीं करती। और वह दलाली काहे की? एक नितांत प्रतिक्रियावादी राजनीति की, एक अत्यंत कठोर स्वार्थ की, एक शिलावत भाव की जिसका संपर्क सिर्फ मैं से है। मेरे मित्र के चेहरे से पता चलता था कि वह उस व्यक्ति की बहुत सी अंदरूनी बातें जानता है। बहुत से ऐसे विचित्र तथ्य उसके पास हैं जिन्हें वह कभी ज़बान पर नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को वह इतना चाहता है कि अगर वह उसकी तारीफ करने पर उतर आए तो एक मर्मी कवि की भांति वह पूरा व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत कर देगा। स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र में एक एम्बिवलेंस, एक दुमुहापन है। उसने जिसको अत्यंत हार्दिक रूप से चाहा, उसी का परित्याग करने पर वह मजबूर हुआ है। इस एम्बिवैलेंस के शिकार मैंने काफ़ी लोग देखे हैं। वे एक ही व्यक्ति से तीव्र स्नेह और घृणा एक साथ करते। उनकी घृणा और स्नेह दोनों में घनिष्ठता है, किंतु यह घनिष्ठता भी इतनी तीव्र होती है कि एक दूसरे के प्रति विराग का छद्म भाव ओढ़ने के लिए मजबूर रहता है। इस समय मेरे मित्र का चेहरा कटु और कठोर हो रहा था। मुझे यह साहस ही नहीं हुआ कि मैं उसके मित्र का नाम धाम पूछूं। वह उसके परम श्रद्धेय हैं, वह उन्हें लात मार सकता है, मैं नहीं। किंतु इतना सही है कि श्रद्धेय की आलोचना करना भारतीय संस्कार के इतने विपरीत है कि कुछ मत पूछिए। हम अपने मन की सजनता को भीतर के आलोचक से अधिक प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। ये कितनी बड़ी आत्मवंचना है, इस आत्मवंचना को कोई पार नहीं। किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है, और दिल का किमियागर उस भावावेश पर बनावटी आंखें जड़ देता है। उसकी किमियागरी इतनी भयानक होती है कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती, जबकि हम खुद अपनी इस समझ की गिरफ्त में रहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं, बुद्धि से उत्पन्न हुई, और उसी मार्क्सवाद की बहुतेरी आलोचना अंधी भावना से प्रेरित हुई। किंतु इस सिलसिले में मैं यह भी कह दूं कि किसी भी व्यक्ति पर एकात्म श्रद्धा गलत है।
चाहे वह अपने माता हो पिता हो, पहले वे मनुष्य हैं, उनका अपना चरित्र है। इस चरित्र को देखने के लिए आवश्यक निर्मल तटस्थ भाव हमें चाहिए। मैंने उसके सामने ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा। उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है। युद्ध, ऑपरेशन थिएटर और प्रेम प्रसंग, इन सभी जगह उसके संबंध है। इस समस्या को जरा आप समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार की भावुकता है। इसे आप दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण, शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूँ। इसी से वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। किंतु जो ही उस गुण शक्ति को मैं खंडित होते देखूंगा, मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूंगा। और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि फला फला ने, जो अब तक मेरा भक्त था, मेरे यहाँ आना क्यों छोड़ दिया। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि यह एक सब्जेक्टिव आत्मग्रस्त रवैया है, किंतु वह कितना खूबसूरत है। मित्र के व्यक्तित्व में गुणों की अपेक्षा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। उसमें उन गुणों का जो पूरा मनोहर समुदाय है, वह यदि न हो तो बताइए मित्रता मोहित कैसे हो, उसमें वह ललक कैसे पैदा हो। यदि एक दूसरे में गुणों की अपेक्षा न रहे तो मित्रता नहीं रह सकती। और चाहे जो हो, एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। वह अपने प्रिय के पूरे व्यक्तित्व के आंकलन ग्रहण पर टिकी हुई है। मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप सिर्फ सामाजिक अर्थ में लेते हैं। मैंने कहा, यह सब यही है, लेकिन भय तो यह है कि कहीं उसके गुणों के आकलन की आड़ में अपनी पसंदगी तो उस यथार्थ पर नहीं थोप रहे हैं। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। हमें उस यथार्थ का सिर्फ विश्लेषण करके छोड़ देना चाहिए। यदि वह विश्लेषण हमारे अनुकूल न निकले तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं, और सचमुच अनुकूल निकले तो बात ही क्या। वाह वाह। मित्र ने कहा, यह सब हम नहीं मानते। यदि हमारे हृदय के संबंध हैं तो हम उनके आधार पर इतना तो कहेंगे कि तुम्हारी फला बात पसंद नहीं और फला बात पसंद है, और हम चाहते हैं जो बातें हमें नापसंद हैं तुम में, वह हो ही नहीं। अगर किसी पराया आदमी के संबंध में ये बात होती तो बात अलग थी। मैंने कहा, यह तो ठीक है, किंतु जो मित्र आपके श्रद्धेय हैं उनसे दूरी तो आप बनाए रखते ही हैं। एक ओर स्नेह और दूसरी ओर दूरी भी। इस झंझट में सब गड़बड़ झाला हो जाता है। उसने खुश होकर कहा, अब तुमने नब्ज पर हाथ रखा। मित्र के घनिष्ठ संपर्क के अलावा उससे जो हमने दूरी कायम करके रखी है, तो उसी दूरी के हर जंगल में सब पाप छायाएं इकट्ठी होती हैं। ठीक है ना ये? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। अगर ऐसे व्यक्ति की हमें आलोचना करनी है तो पहले उसे अपने घनिष्ठ विश्वास में लेकर फिर उसे धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जाना चाहिए जहाँ हमें अपने विश्वास की बात करनी है। मैंने कहा, मर्मी आलोचना चाहे जितने निष्पक्ष और बेलाग दिखाई दे, ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदरी हो, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। और यह कि मनुष्य में सुधार किया जा सकता है, यह कि मनुष्य अपनी सीमाओं और कमजोरियों के ऊपर उठ सकता है, वह ऊपर उठकर उस विशाल उच्चतर क्षेत्र का भागी हो सकता है जिसे हम संस्कृति, विज्ञान, साहित्य या दर्शन अथवा अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। यह श्रद्धा व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा नहीं, किंतु उसके सुषुप्त या जागृत सामर्थ्य पर श्रद्धा है कि यदि वह चाहे तो अपने कंधों पर ही चढ़ सकता है। मतलब यह है कि इस बुनियादी श्रद्धा के फलस्वरूप इतना सारा साहित्य लिखा गया। मेरे मित्र ने विश्वास और संशय दोनों से समन्वित भाव से मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब थ्योरी की बातें हैं, अपनी जगह सही हैं, किंतु उसका महत्व तो अमल में लाने से है। और अमल में लाने जाने की प्रक्रिया में अमल में लाने वाले की सारी बुराइयां, सीमाएं और कमजोरियां इतनी अधिक प्रकट होती हैं कि कार्य में कर्ता की दागदार छाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है, वह व्यक्ति बौखला उठता है। वह व्यक्ति उस आलोचना पर फिर विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है। आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूँ कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। अगर हम हैं कि बदले हो सकता है, संभव है,
कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करें तो बहुतेरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपने मित्र की आंखों की तरफ देखा, मुझे लगा कि वह मुझसे सहमत है।